हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये होता है कोरोजन, जो क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है। ये टॉपिक जो है आपको मेटल और नॉन मेटल में भी मिलेगा। कोरोजन जो है एक बहुत ही स्लो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, और ये होता है मेटल में। कई कारणों से ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया। इन सब के कारण जो है मेटल धीरे धीरे डैमेज होता है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। दैट मीन्स इन्वायरमेंट में जो गैसेस रहते हैं, आपका वाटर वेपर रहेगा, एयर रहेगा, तो उन सब के कारण जो है मेटल में डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, मेटल धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, इट इज कॉल्ड कोरोजन। इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि जो मेटल का जो कोरोजन होता है, जो डैमेज होता है, वो मेटल को बहुत ही कमजोर कर देता है। दैट मीन्स उसके स्ट्रेंथ को बहुत ही कमजोर कर देता है, और लास्ट में वो ब्रिटल फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बच्चों, सबसे पहले होता है कि मेटल जो डैमेज होता है वो रिएक्ट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ में। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले है कि मेटल जो है वो बनता है एटम से, और इस एटम में रहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि ये इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इसको लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये एटम है। एटम में सबसे पहले एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, और इसके जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन टक्कर काटता है। तो मेटल में टेंडेंसी होती है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन को ये इजीली बाहर कर देता है, इसे छोड़ देता है, और फिर क्या करता है, वो कैटायन बना लेता है। तो अगर ये कैटायन बनाता है तो इससे कोई गेन करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है तो कोई इसको गेन करेगा। तो जिस कारण से क्या होता है कि ये मेटल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी गेन कर सकता, गैसेस है, एयर है, वाटर वेपर है। तो उससे क्या होगा कि ये एक कंपाउंड बनाएगा, नया कंपाउंड बनाएगा, और यही जो है लेयर के रूप में मेटल के ऊपर जो फर्स्ट लेयर होता है, अपर सरफेस होता है, उस पर ये डिपोजिशन होता है इसका। मेटल की जो टेंडेंसी होती है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है, तो इसलिए ये कैटायन बनाता है। तो जिस कारण की जो भी मेटल जितनी जल्दी कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी होती है, वो इसको मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है। और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो मोर रिएक्टिव भी रहेगा, और जो मोर रिएक्टिव होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन भी जल्दी करेगा। तो इसलिए मेटल में जो है ये डैमेज होता है। तो फर्स्ट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर का। कॉपर में जो है आपका जो आउटर सरफेस में है वो एक ग्रीन कलर का कोटिंग बनाता है, होता है ये। तो इसे हम लोग पैटिना भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों इस तरह से। ये उसका फॉर्मूला होता है। जो ग्रीन कलर का आप लोग देखोगे, सबके घर में कॉपर का बर्तन रहता है। कुछ दिन तक आप उसे यूज ना करो, ऐसे ही रख दो, या फिर उसे बहुत ज्यादा पानी में यूज करो, तो आप देखोगे कि उस बर्तन के ऊपर में, उसके सरफेस में ग्रीन कलर का कोटिंग आ गया है, डिपोजिशन हुआ है ग्रीन कलर का। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है। यहाँ पर भी वही है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉट अटैक्ड बाय ड्राई एयर। इन्वायरमेंटल कंडीशन का तो वो ड्राई एयर नहीं होता,
एयर के साथ में मॉइस्चर भी रहता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, it is covered with a green layer of basic carbonate. The green layer protects the rest of the matter from further action. ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर बनेगा कॉपर में, ये कुछ दिन के लिए तो आपका जो फर्दर डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, जो फर्दर डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा उसको वो स्टॉप कर देगा, स्लो करेगा। तो एक तरह से ये मेटल को प्रोटेक्ट भी करता है और ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्लो कर देता है। दूसरा जो है सिल्वर है। सिल्वर के भी जो आउटर सरफेस है उसमें एक ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, एक ब्लैक कलर का सरफेस आ जाता है। ठीक है, ये होता है सिल्वर सल्फाइड के कारण। सिल्वर वाटर या फिर CO2 इस सब के कारण इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन जब इन्वायरमेंट में H2S आता है तब इसका डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। Silver is not attacked by air or moisture, but when exposed to air containing trace of hydrogen sulfide, it turns black due to the formation of a thin layer of silver sulfide on its surface. That means only surface problem. ये कुछ समय के लिए तो एक लेयर कर देगा सिल्वर के आउटर सरफेस में, और डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को जो है ये स्लो करता है, पर प्रोसेस ये रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसे डिस्ट्रक्शन होने में, डैमेज होने में, पर इसमें जो डैमेज है वो शुरू हो जाता है। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का सरफेस बनाएगा सिल्वर के आउटर सरफेस में, और एक हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगा। ये इसका रिएक्शन है। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है वो आता कहाँ से है। अभी जो है आपका इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है वो बहुत हाई पीक पर है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो प्लांट और एनिमल्स है उसका जो डिकम्पोजिशन होता है उसके कारण भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है प्रोड्यूस होता है, और ये होता है आपका ऑक्सीजन के एब्सेंट में। तीसरा जो है टाइम टू टाइम वॉल्केनो जो है इरप्शन होता है, तो वॉल्केनो इरप्शन में बहुत सारे गैसेस जो है बाहर निकलते हैं, तो वॉल्केनो एक्टिविटी के कारण भी हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स होता है। तो इस तरह से आपने कुछ एग्जांपल देखा बच्चों कि कॉपर में जो है ग्रीन कलर का कोटिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैटिना। सिल्वर में जो है ब्लैक कलर का सरफेस में एक लेयर डिपोजिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टार्निशिंग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि ये हमारे डेली लाइफ में होता है। अब सबके घर में देखिए लोहे की गेट है, ठीक है, लोहे के बार्स होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये आयरन जो है एटमॉस्फेरिक एयर मॉइस्चर के साथ में ये रिएक्ट करता है, और जिस कारण कि ये अपने सरफेस पे एक ब्राउन कलर का पाउडर जो है वो बनता है। ये जो पाउडर फॉर्म है वो ब्राउन कलर का होता है, वो धीरे धीरे आयरन को जो है डैमेज करता है। लेकिन बच्चों एक बात है, जो प्योर आयरन होता है उसमें डैमेज नहीं होता है। अगर आप प्योर आयरन को डिस्टिल वाटर में रख दोगे तो वो कभी भी उसमें रस्ट नहीं होगा। रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा इम्प्योर आयरन मेटल में होता है। दैट मीन्स कि आयरन मेटल में दूसरे मेटल भी जो है ट्रेस में अगर वो मिलते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो इसका ये जो रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन वो शुरू हो जाता है। रस्टिंग जो होता है ये प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और ये इम्प्योर आयरन मेटल में होता है। जब ये एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट करता है तो तभी ये आयरन ऑक्साइड अपने सरफेस से एक पाउडर के फॉर्म के रूप में ये बनाता है। इसका जो रिएक्शन है ये होता है
आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ में रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, और ये जो है रस्ट का फॉर्मूला है, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये आयरन जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर फॉर्म बनाता है सरफेस पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड। बच्चों यहाँ पे एक्स इसलिए लिखा गया है कि ये जो है टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो कि आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वहां पर कितने ज्यादा मॉइस्चर है, इसलिए इसे एक्स वाटर लिखा जाता है, यानी एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रस्टिंग ऑफ आयरन जो रिएक्शन होता है उसके लिए कुछ कंडीशन जो है जो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे है कि प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सब रहना जरूरी है। इसे हम लोग आगे में एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे जो आप लोगों का बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ड वाटर होता है वो हार्ड वाटर बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं आयरन को। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिक्स रहते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और वो आयरन के साथ में रिएक्ट करते हैं और आयरन को डैमेज करते हैं। दूसरी बात है मेटल का इम्प्योर रहना। अगर आयरन मेटल में कुछ और मेटल भी मिक्स रहते हैं तो उसमें भी जो है ये रस्टिंग प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। अब आयरन को इस प्रोसेस से किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कुछ समय के लिए जो है ये रिएक्शन रुक जाए और आयरन जो है ठीक रहे। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है, प्रिवेंशन। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका होता है सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग का मीन्स होता है कि आप जो है जो आयरन का मटेरियल्स है उसमें आप हमेशा उसके ऊपरी सरफेस पे एक लेयर आप दे दो, जैसे कि ऑयल का लेयर हुआ, ग्रीस का लेयर हुआ, पेंट का लेयर हुआ, वार्निश करना हुआ। तो इससे क्या होता है कि जो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है और वो जो मटेरियल्स है वो सेफ रहता है। आपने देखा होगा बच्चों के टाइम टू टाइम जो है लोहे के मटेरियल में इस तरह की कोटिंग किए जाते हैं, पेंट हो रहा है, ऑयल दिया जा रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो रस्टिंग रिएक्शन है उसको स्टॉप करने के लिए। इसलिए आप लोग जो है हमेशा लोहे के मटेरियल्स पे टाइम टू टाइम उसका सरफेस कोटिंग करते रहिएगा। इसमें क्या होता है कि मटेरियल जो है वो सेफ रहता है। इसमें भी वही है, सरफेस कोटिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग विथ ऑयल, ग्रीस, पेंट एंड वार्निश। सेकेंड पॉइंट होता है गैल्वेनाइजेशन। ये होता है कि आयरन के ऊपर में एक दूसरे मेटल सरफेस को दिया जाता है। ये आयरन है, आयरन मेटल के ऊपर में एक दूसरे मेटल का लेयर दिया जाता है जिससे कि मेन एलिमेंट जो है सेफ रह सके, एंड दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। दैट मीन्स क्या होता है कि ये किसी मेटल का कोटिंग किसी दूसरे मेटल पे अगर दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। दिस इज a coating process where one metal is coated on another metal is called galvanization, ठीक है। For example, iron materials are coated with a thin layer of zinc. So this process is called galvanization. अब थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है टिनिंग। कभी कभी जो है आयरन मटेरियल में इसके ऊपर एक टिन का लेयर दिया जाता है। टिन जो है वो, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, सिंबल जो है वो है Sn। टिन जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और रिएक्टिविटी सीरीज में ये आयरन से लोअर पोजीशन में होता है।
तो इसीलिए जो है आयरन में कभी कभी टिन का जो है लेयर दिया जाता है, कोटिंग दिया जाता है, जिससे आयरन मटेरियल जो है सेफ रह सके, एंड दिस इज कॉल्ड टिनिंग. Iron materials are coated with a thin layer of tin is called tinning, and it is a less electropositive in reactivity series. Next point is alloying. सबसे पहले ये समझेंगे कि एलॉय होता क्या है. जब दो मेटल को उसके मोल्टेन स्टेट में मिक्स किया जाता है और उसे फिर सॉलिडिफाई किया जाता है रूम टेम्परेचर में, तो दिस इज कॉल्ड एलॉय. और ये एलॉय जो है एक होमोजीनस मिक्सचर होता है. ये एक होमोजीनस मिक्सचर है. तो कभी कभी जो मेन एलिमेंट होता है उसके साथ में इस एलॉय को मिक्स किया जाता है. When two or more elements mix with another element is called alloying. Alloy are more resistant to corrosion, improve strength and hardness. मेन जो एलिमेंट होता है, प्योर मेटल होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं. जैसे आयरन जो है प्योर स्टेट में वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उसे हार्ड करने के लिए और कोरोजन से उसके रेसिस्टेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसमें एलॉय का मिक्सचर दिया जाता है, ताकि मेटल जो है थोड़ा हार्ड हो सके और उसका स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो सके. अब जैसे स्टील है, स्टील में ये जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं आयरन, कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज. ब्रास है, ये मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का. एलॉय का यही काम होता है कि जो सॉफ्ट प्योर मेटल होते हैं उनके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है, उसके हार्डनेस को इंक्रीज करना होता है. एलॉइंग प्रोसेस होता कैसे है? तो सबसे पहले एलॉय को बनाया जाता है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट. जो मेन मेटल होता है उसको फिर इसमें डिसॉल्व किया जाता है और एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में, और फिर उसे रूम टेम्परेचर में कूल कर दिया जाता है. तो ये होता है एलॉइंग. प्योर गोल्ड जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये ज्वेलरी के लिए जो है सुटेबल नहीं होता है, तो इसे भी एलॉयड करते हैं सिल्वर या कॉपर से. नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो कनेक्टिंग होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. ठीक है, कनेक्टिंग विथ है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी जो है कोटिंग होता है आयरन के ऊपर में. तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी कोटिंग होता है, हाई जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का भी कोटिंग होता है. तो जब किसी मेटल के ऊपर में उसके जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का जो लेयर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन. सबसे पहले टिनिंग देखा जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, आयरन के ऊपर में उसका कोटिंग हुआ. और जो मैग्नीशियम है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आयरन से, ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखने मिलता है. तो जब हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कोटिंग होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऊपर में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन. Iron is protected by a layer of more electropositive element. For example, magnesium. It is known as cathodic protection. Next point होता है amalgam alloy. Alloy means mixture of two metals. अब इस मिक्सचर में अगर एक जो है मरकरी को ले लिया जाता है, तो in that case it is called amalgam alloy. देखिए यहाँ in alloy if one of the metal is mercury is called amalgam. वो इसलिए लिया जाता है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, और ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्टिविटी में, जो आप लोगों के बुक में दिया गया है कि जो रस्टिंग रिएक्शन होता है उसके लिए एयर और मॉइस्चर बहुत ही जरूरी होता है. तो ये एक एक्टिविटी से हम लोग समझते हैं.
ये एक्टिविटी है एयर एंड वाटर। ये जरूरी होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। इसमें सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, इसका एक लेबलिंग कर दीजिए ए बी सी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कोल्ड वाटर ऐड करेंगे और इसमें एक आयरन नेल को डिप करेंगे। अब ये जो प्लेस होता है यहाँ एयर होगा और इसे एक कॉर्क से बंद कर देंगे। टेस्ट ट्यूब बी में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर देंगे। और फिर इसमें नेल को डिप करेंगे। अब इसमें 1 ml तक ऑयल ऐड करेंगे। बच्चों, ऑयल जो है वाटर से डेंस में लाइट होता है और ये ऑयल जो है वाटर सरफेस पे आपका फ्लोट करेगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। तो जिस कारण क्या होता है, इस नेल का जो कांटेक्ट होता है वो एयर से कट जाएगा। यहाँ नेल को वाटर तो मिलेगा लेकिन एयर नहीं मिलेगा। इस ऑयल का वही काम है कि बीच में जो है ये बैरियर का काम करेगा और नेल का कनेक्शन जो है वाटर से कट कर देगा। अब यहाँ भी एक कॉर्क लगा देंगे। अब जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड यानी अनहाइड्रस। कैल्शियम क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से यहाँ का जो एयर होगा वो ड्राई एयर होगा। इस अरेंजमेंट में देखिए आयरन नेल को एयर तो मिलेगा लेकिन वाटर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भी कॉर्क लगा देंगे। इस अरेंजमेंट को कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके नेल में रस्ट आ चुके हैं, लेकिन बी और सी में रस्ट नहीं आया है। तो फर्स्ट केस, टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन नेल है उसे दोनों ही मिला है। दैट मीन्स एयर भी मिला है, उसे वाटर भी मिला है। तो दोनों कंडीशन जो यहाँ अवेलेबल है, एयर एंड वाटर। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इजीली हुआ है। टेस्ट ट्यूब बी में जो नेल है उसे यहाँ वाटर तो मिला है लेकिन ऑयल की कोटिंग की वजह से एयर से इसका कनेक्शन कट गया और इसे एयर नहीं मिला, इसलिए यहाँ रस्टिंग प्रोसेस नहीं हुआ है। अरेंजमेंट सी में देखिए, यहाँ पर इसे एयर तो मिला है लेकिन चूंकि यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट को डाला गया था इसलिए इसने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स को और इसलिए यहाँ भी जो रस्टिंग प्रोसेस है वो नहीं हुआ। इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसके लिए एयर एंड वाटर जो है नेसेसरी होता है। ये एक्टिविटी है। इसमें भी देखिए वही 3 अरेंजमेंट है। फर्स्ट में कोल्ड वाटर है, सेकंड में जो है बॉइल्ड वाटर है और थर्ड में जो है आपका ड्राइंग एजेंट लिया गया है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक। टेस्ट ट्यूब ए में वाटर को ऐड किया गया है, नेल के साथ में कॉर्क दिया गया। टेस्ट ट्यूब बी में भी देखिए ऑयल एंड वाटर दोनों को लिया गया है और फिर कॉर्क किया गया है। एंड टेस्ट ट्यूब सी में वाटर नहीं है बल्कि ड्राइंग एजेंट को लिया गया है।
अरेंजमेंट सी में जो कैल्शियम क्लोराइड है यानी जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को और फिर इस अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। जो समझाया था बच्चों बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन में टेस्ट ट्यूब ए में रस्टिंग होगा, टेस्ट ट्यूब बी में नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब सी में भी नहीं होगा। तो लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसके लिए दोनों ही कंडीशन बहुत ही जरूरी है। दैट मीन्स एयर एंड वाटर। फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन बोथ एयर एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये भी हमारे डेली लाइफ में होती है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो डिस्ट्रक्शन होता है वो सिर्फ मेटल में ही नहीं होता है, हमारे फूड में भी होता है। आपने देखा होगा फूड भी स्पॉइल होते हैं और ये जो डैमेज होता है ये ऑयल एंड फैट में भी पाया जाता है। तो ऑयल और फैट में जो आपका डैमेज होता है, जो उससे अनप्लेजेंट ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, जो डिकम्पोजिशन होता है ऑयल एंड फैट में, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी और इस प्रोसेस को बोलेंगे रेंसिडिफिकेशन। बहुत दिनों तक अगर कोई ऑयल या फैट जो है लाइट के एक्सपोजर में रहता है, उसे यूज नहीं किया जाता है या फिर आप यूज करते हो उसे बाहर यूं ही खुला छोड़ देते हो, तो क्या होता है कि बहुत दिनों तक वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या फिर लाइट के कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे उससे एक बहुत ही एक अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाता है, जिससे ये पता लगता है कि ये जो ऑयल या फैट है वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जा रहा है। और यही जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं। दैट मीन्स on long storage in contact with air and moisture, oils and fats undergo slow decomposition and develop unpleasant smell. And this process is known as rancidification or rancidity. ठीक है, किसी किसी बुक में rancidification है या किसी में rancidity है। बच्चों इसके जो कॉज होते हैं रेंसिडिटी के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या होता है कि जब फैट्स और ऑयल्स जो है लाइट और हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ कांटेक्ट करता है तो ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं और ये फ्री रेडिकल जो होते हैं बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और बच्चों बताया था कि जिसकी भी टेंडेंसी ये होगी कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, लूज करेगा, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मेटल में भी पहले बताया था कि अगर वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को इजीली हटा देता है तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और जो भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वही मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इजीली उसको लूज कर देता है, जिसके कारण कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये क्या करता है कि जो फैट एंड ऑयल्स होता है उसको क्या करेगा ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बांट देगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं। अब उसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ये उसे स्प्लिट करेगा तो जिस कारण की ये रेंसिडिटी कंडीशन स्टार्ट होगा। दैट मीन्स क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब स्प्लिट होते हैं तो दैट मीन्स होता है कि ऑयल और फैट का डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है। और जैसे ही इसका डिकम्पोजिशन होता है इसका एक साइड प्रोडक्ट बनेगा और उससे बोलते हैं स्टेरिक एसिड, और जिसकी जो अनप्लेजेंट ऑर्डर है वो आनी शुरू हो जाती है। तो दैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए वही लिखा है, लाइट एंड हीट स्टार्ट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन फैट्स एंड ऑयल्स, देन इट फॉर्म्स पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड दिस रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो इजीली उसको छोड़ देते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जिस कारण की इस फैट एंड ऑयल को वो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्प्लिट कर देते हैं, जो कि रेंसिडिटी कंडीशन को और भी इंक्रीज करता है। और इसका प्रोडक्ट बनेगा स्टेरिक एसिड, जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल जो आनी शुरू हो जाती है। इसके जो प्रिकॉशंस होते हैं उसमें देखा जाता है, आप कभी भी कोई फूड लोगे ऑयल का
तो आप उसके इंग्रेडिएंट में देखोगे कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिक्स किए जाते हैं ताकि वो स्टेबलाइज रह सके। और घर में अगर आपका कुछ ऑयल है या ऑयल से बना हुआ सामान है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाए। और फिर आप उसे जो ऑयल या फैट्स है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें स्लो हो, जल्दी ना हो सके। उसे आप कूल डार्क प्लेस में भी रखो और एक ही ऑयल को आप बार बार हीट करने से अवॉइड करो। यहाँ देखिए, द फूड ग्रेड एंटीऑक्सीडेंट्स आर इफेक्टिव फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स, कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, स्टोर इन अ कूल डार्क प्लेस। एक ही ऑयल को अवॉइड करना है बार बार उसे हीट करने से। एंटीऑक्सीडेंट में जैसे BHA है, प्रोपाइल गैलेट है, अ, ये सब सब जो BST है, ये सारे जो है फूड प्रोडक्ट में मिक्स किए जाते हैं ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो स्टेबलाइज रह सके और जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाए। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट जो है बहुत ज्यादा उसमें गैसेस भरी रहती है, एंड दिस गैस जो ये गैस होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस। वो उसके फ्लेवर को अच्छा रखता है और ये जो प्रोसेस होता है रेंसिडिटी का उसको वो स्लो करता है। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।